खबर की ओर रुख करते हैं। बात अब पटना का करते हैं। दरअसल पटना में छात्र सड़कों पर थे। सवाल सिर्फ TRE 4 का नहीं था, सवाल था कि क्या छात्रों की आवाज सुनने के लिए लाठी जरूरी थी, क्योंकि आज की तारीख में जब पटना पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला तो वाटर कैनन, लाठी चार्ज, तमाम तरह की चीजें देखने को मिली। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पटना के गर्दनी बाग से शुरू हुआ आंदोलन अब डाक बंगला तक पहुंचा। छात्र ये चाहते हैं कि TRE 4 की परीक्षा व्यवस्था में बदलाव हो, PT और मेंस को लेकर स्पष्टता हो, नेगेटिव जो मार्किंग है उसको हटाया जाए, 100% डोमिसाइल की मांग पर सरकार फैसला करे। लेकिन सरकार के सामने छात्र जब पहुंचे तो जवाब कुछ नहीं मिला। बैरिकेड्स सामने आ गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। यही कारण था हंगामा देखते ही देखते और ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तस्वीरें जो पटना के भीतर से आज सामने आई वो ये दर्शाती हुई नजर आई हैं कि कैसे सरकार और छात्र आमने सामने एक बार फिर एक और राज्य में नजर आ रहे हैं। सीएम आवास घरों में थे, इन लोगों ने रोकने का काम किया। इनकी जंजीरों में वो ताकत नहीं जो हमारी क्रांति को रोक सके। इनकलाब जिंदाबाद। हम लोग को डिटेन इसलिए किया गया क्योंकि हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए रोड पे उतरे थे। सरकार को यह पता थी हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले, उसके बाद भी जानबूझ के ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट का वायलेशन किया गया इनके द्वारा। छात्र सड़कों पर नजर आए, प्रोटेस्ट करते नजर आए, लेकिन आखिर इन छात्रों की क्या मांग है? पटना के भीतर जो छात्र सड़कों पर नजर आए उनकी मांगे क्या है, जरा हम वो समझाने की कोशिश करते हैं। TRE 4 शिक्षक भर्ती की एक परीक्षा कराई जाए। इसके अलावा TRE 4 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल किया जाए। BSSC से संविदा कर्मियों को वेटेज उनका खत्म किया जाए, यह भी कहा गया है। BSSC, CGL 4, BSO और AEDO परीक्षाओं की तारीख जारी की जाए। लाइब्रेरियन और BET यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी भर्ती भी शुरू हो। विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। इसके अलावा डोमिसाइल नीति लागू हो, स्थानीयों को रोजगार मिले, इस बात का जिक्र छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और छात्रों का कहना है कि सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी जाए। दरोगा, सिपाही, BSc, BPSC समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, इस बात का जिक्र, इस बात की मांग दरअसल पटना के भीतर ये छात्र करते हुए नजर आए। इसके अलावा एक और अहम खबर की ओर बढ़ते, खबर दरअसल महंगाई से जुड़ी हुई है, क्योंकि त्योहारों का मौसम आने वाला है, बाजार में रौनक बढ़ने वाली है, घरों में मिठाइयां बनने वाली हैं, लेकिन उससे पहले महंगाई ने आम आदमी की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया। एक तरफ चीनी के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्याज भी अब चीनी की चाल चलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की आंखों में आंसू वो ला रहा है, यानी कि रसोई पर एक नहीं, दो नहीं, ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि त्योहारों से ठीक पहले चीनी महंगी क्यों हो रही थी, प्याज के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में इसका सीधा असर मिठाई और आम आदमी की थाली में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अभी से देखने को मिल रहा है। सरकार महंगाई पर लगाम लगाने को लेकर क्या कर रही है? बाजार में बढ़ते दाम दरअसल भारत के लोगों के लिए बहुत ज्यादा चिंता का सबब बने हुए हैं। आदमी या ये बढ़ती हुई महंगाई के सामने बेबस नजर आ रहा है। यही वजह है कि लोगों की थाली से प्याज गायब होता नजर आ रहा है, चीनी बेहिसाब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अलग अलग दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत को देखने की कोशिश की जाती है तो वहां पर असर यह देखने को मिलता है कि वाकई में चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं और उसके बाद प्याज अपने दामों से लोगों को आंसू बहा रहा है। लेकिन आसमान पर प्याज के दाम किस हद तक बढ़ चुके हैं, क्या खुदरा भाव की स्थिति है, वो भी जरा समझिएगा, क्योंकि अगर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करें तो समझिए जरा। खुदरा भाव 50 से 65 रुपए प्रति किलो थे, जो महीने भर में बढ़कर तकरीबन 20 से 45% तक महीने भर में तेजी से दाम इसके बढ़े हैं। ये क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आवक में गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से मंडियां पूरी तरीके से खाली होती नजर आ रही हैं भारी बारिश की वजह से। 3 महीने भर में तेजी से दाम बढ़े हैं 20 से 45% तक।
आवक में गिरावट हुई है। भारी बारिश की वजह से मंडियां खाली नजर आ रही हैं। इसके अलावा स्टॉक को नुकसान हो रहा है। नमी की वजह से जो पुराना स्टॉक था वो पूरी तरीके से खराब हो गया। यही कारण है कि दाम बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन महंगी प्याज दिल्ली में क्या कीमत है? अगस्त का कीमत का जिक्र करें, 50 से 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अगस्त में प्याज दिल्ली में मिली है। बढ़ोतरी तकरीबन 22 से 44% तक प्याज की कीमतों में दिल्ली के भीतर हुई है। जो जुलाई में खुदरा दाम 45 रुपए था वो बढ़कर 55 से 65 रुपए अगस्त तक पहुंच गया दिल्ली के भीतर। लखनऊ का जिक्र करें तो अगस्त में 52 से 58 रुपए प्रति किलो पहुंच गया, जो 40 रुपए था। इसमें बढ़ोतरी तकरीबन 30 से 45% तक लखनऊ के भीतर प्याज की हुई है। इसके अलावा पटना का जिक्र करें तो पटना में जुलाई में खुदरा दाम 40 रुपए थे, जो अगस्त में बढ़कर तकरीबन 50 से 55 रुपए हो गए हैं। इसमें बढ़ोतरी 31 से 44% तक हुई है। 30 से 45% तक दरअसल यहां पर भी हुई है। मुंबई का जिक्र करें, 42 रुपए खुदरा के दाम थे जुलाई में, अगस्त में कीमत 52 से 58 तक चली गई है। और मुंबई में भी अगर बढ़ोतरी का जिक्र करें तो 23 से 38% तक दाम पिछले एक महीने के भीतर बढ़ गए हैं। ये मुंबई का जिक्र है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि आखिर किस तरह से खुदरा जो भाव था वो कैसे एक महीने के भीतर बढ़ गया है। महंगाई का असर आखिर क्या नजर आ रहा है? और सिर्फ ये प्याज और चीनी का ही नहीं, हवाई यात्रा में भी बढ़ोतरी हुई है। पूरे अलग अलग इंडस्ट्रीज का जिक्र करें तो वो महंगी होती नजर आ रही है। रेलवे किराया का जिक्र करें, 3.5% से ज्यादा इस बढ़ोतरी हुई है। बैंकिंग सेवा में 3.35% दाम बढ़े हैं। टेलीकॉम सेवा का जिक्र करें, 0.72% दाम टेलीकॉम में भी बढ़े हैं। 24 कैरेट सोने का जिक्र करें, 10 ग्राम में 13.5% बढ़ोतरी हुई है। चांदी 1 किलो का जिक्र करें तो 12.4% दाम चांदी के भी बढ़े हैं पिछले कुछ वक्त में। हवाई यात्रा 31.94% तक इसके भी दाम बढ़े हैं। पेंशन फंड मैनेजमेंट का जिक्र करें, 5.20% दाम इसके भी बढ़े। यानी कि महंगाई सिर्फ चीनी या प्याज तक सीमित नहीं है। हवाई यात्रा से लेकर रेल यात्रा, सोने और चांदी के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। लेकिन एक और खबर आज की तारीख में जो लोगों को राहत देने वाली है वो उत्तर प्रदेश चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन युवाओं के लिए ये खबर है जो सालों से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि योगी सरकार ने अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग चरणों में हर सप्ताह युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब सवाल सिर्फ ये है कि ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, क्या वाकई में अगले 6 महीने में सचमुच 1 लाख युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र पहुंचेंगे? क्या भर्ती प्रक्रिया तेज होगी? क्या परीक्षाएं परिणाम समय पर आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार युवाओं को नौकरी के लिए सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, आरक्षण नियमों का पालन का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार अब 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी अब तक दे चुकी है। जरा सुन लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या ऐलान किया, उसके बाद बड़ी बात। कृषि तकनीकी सहायक और मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहा हूं। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बयान में बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आई, जरा समझिए। इस बयान के बाद बड़ी बातें हैं। 14 दिन में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की जल्द से जल्द उसमें पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा 14 दिन में परीक्षा के परिणाम भी जारी हो जाएंगे। जब परीक्षाएं होंगे उसके 14 दिन के भीतर 1 महीने से कम में पूरी ये प्रक्रिया हो जाएगी। इसके अलावा अगले 6 महीने में 1 लाख नियुक्तियां होंगी। भर्ती बोर्ड से
समय सीमा घटाने को भी कहा गया है। पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती पर सरकार का जोर है। इस बयान के बाद ये मायने इसके निकाले जा सकते हैं। बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दरअसल ये देखने को मिली है। लेकिन अब एक चीज और समझिए, 10 सालों में सरकार की तरफ से कितने पद खाली हुए हैं वो भी जरा समझिएगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग यानी कि DOE की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रेलवे का जिक्र करें, 2015 में कोई पद खाली नहीं था। 2024 में 2,40,000 पद खाली हुए, जिसमें 16.2% रिक्त पद थे। रेलवे का ये हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे के अलावा ये आप डाक विभाग का जिक्र करें, 2015 में 7,561 पद खाली थे और 2024 में 61,546 पद खाली हुए हैं। 2015 के बाद 2024 का जिक्र करें, 8 गुना रिक्तियां यहां पर भी बढ़ गई हैं, यानी कि डाक विभाग में 8 गुना रिक्तियां बढ़ी हैं। इसके अलावा डाक विभाग के अलावा वाणिज्य विभाग का जिक्र करें, 55.4% पद खाली है। सबसे ज्यादा रिक्त दर यहीं पर देखने को मिली है, 55.4% यहां पर वाणिज्य विभाग में पद अभी भी खाली हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग का जिक्र करें, 2005 में 0% रिक्तियां हुई हैं और 2024 में 6% पद यहां पर खाली हुए हैं। तो ये दरअसल जो पद खाली हैं वो नजर आए हैं। लेकिन कितनी भर्तियां अब तक की गई हैं, कहां-कहां भर्तियां हुई हैं वो भी समझिए। कृषि विभाग में 3,446 पदों पर नियुक्ति हुई है। मंडी परिषद में 126 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। इसके अलावा 3,572 युवाओं को कुल नौकरी अभी तक मिली है पिछले कुछ वक्त में। कृषि विभाग का अगर जिक्र करें तो 3,446 पदों की यहां पर नियुक्ति दरअसल हुई है। ये जिक्र दरअसल इसलिए क्या है क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान आया है और अब आने वाले 6 महीने में क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरियां जल्द मिलने वाली है, ये जरूर विषय देखने वाली बात होगी। फिलहाल बढ़ते आगे, सियासत में एक बयान और दिल्ली से नागपुर तक हलचल मच गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दे दिया कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने पर चर्चा तेज हो गई है। नितिन गडकरी ने साफ कहा कि अब वो पहले जितना काम नहीं कर सकते हैं और काम नई पीढ़ी को सौंप देना चाहिए। आखिर नितिन गडकरी के इस बयान के बाद सियासत में क्या इस बयान के मायने निकाले जा सकते हैं, यह बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि सियासी संकेत दरअसल ये देते नजर आ रहे हैं। नागपुर के कार्यक्रम में जो नितिन गडकरी ने कहा उसमें ये सवाल निकलकर सामने आया कि क्या नितिन गडकरी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। तमाम तरह के बात निकलकर सामने आई थी। हालांकि बाद में उन्होंने इसको भी क्लियर किया कि किसी तरह का राजनीतिक संन्यास नहीं लेने वाले हैं, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अब युवाओं को राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी राजनीति में रखनी चाहिए। तो नितिन गडकरी के बयान को लेकर क्या मायने निकाले जा सकते हैं और नितिन गडकरी का बयान आखिर क्या है वो जरा समझिएगा। हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने का वक्त आ गया है। नितिन गडकरी ने यह कहा कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने का वक्त आ गया है। सार्वजनिक कामों में भागीदारी उनकी कम हो गई है, जो नितिन गडकरी अपने आप कहते नजर आए। नई पीढ़ी को काम आगे बढ़ाना चाहिए। अब राजनीति में काम जो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी की है। पुरानी पीढ़ी मार्गदर्शन करती रहेगी, यानी कहा जो पुरानी पीढ़ी है वो अब मार्गदर्शन के लिए है, मार्गदर्शन वो करती रहेगी, लेकिन नई पीढ़ी को आगे काम बढ़ाना होगा। तो ये दरअसल बयान उनका सामने आया है। इसके अलावा जाहिर तौर पर नितिन गडकरी की तरफ से ये जो बयान सामने आया उसने एक जरूर चीज जो सामने लाई है वो ये कि क्या इस बयान के बाद कयास लगाए जा सकते हैं, क्या आगे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कई जो राजनीतिक पंडित कहते हुए नजर आए। लेकिन अब एक और अहम खबर का जिक्र करते हैं। जिक्र दरअसल फ्री की चीजों का करते हैं। क्या कोई ऐसा शख्स हो सकता है कि जहर पड़ा हुआ है और वो फ्री में मिल रहा है, उसको भी ले लिया जाए? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी ही तस्वीर दरअसल देखने को मिली है कानपुर के भीतर से। वहां एक्सपायर्ड माल दरअसल फेंका गया, बाहर डाल दिया गया और उस एक्सपायर्ड टॉफी चॉकलेट्स को लेकर होड़ मच गई लेने की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें कानपुर की हैं।
कानपुर में एक्सपायर्ड यानी कि जो वो माल वो चॉकलेट वो टॉफी जो पूरी तरीके से खाने योग्य नहीं होंगी, अगर आप खाएंगे तो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, वो एक कंपनी की तरफ से फेंक दी गई। और वहां पर जब लोगों ने देखा कि कितने चॉकलेट और टॉफीज पड़ी हुई हैं, उसके बाद लोगों को वहां पर वो उठाने की होड़ पड़ गई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सपायर्ड माल की यहां लूट देखने को मिली है। इस पर कई सवाल भी दरअसल उठते हुए नजर आते हैं। आखिर लोग फ्री का माल कुछ भी हो उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये है कि जिस कंपनी ने एक्सपायर्ड माल सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक जगह पर फेंक दिया जहां से लोग आवाजाही करते हैं, उस पर भी जाहिर तौर पर कार्रवाई और उस पर भी सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। अब जिस फैक्ट्री ने यह सामान फेंका उस पर लापरवाही के जाहिर तौर पर आरोप लग रहे हैं और लापरवाही को लेकर सवाल भी उठना लाजमी है। फैक्ट्री की लापरवाही क्या है? नष्ट करने के लिए नियमों की अनदेखी फैक्ट्री ने की है, यह सबसे बड़ी लापरवाही है। हाईवे किनारे क्यों एक्सपायर्ड माल फेंक दिया गया, ये फैक्ट्री से सवाल पूछे जाने चाहिए। डंपिंग यार्ड नहीं, सड़क किनारे कचरा क्यों डाल दिया गया? पर्यावरण के साथ, जन स्वास्थ्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया? ये फैक्ट्री की तरफ से जाहिर तौर पर यह भी सवाल उठते हैं। फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं। एक्सपायर्ड स्टॉक खुले में आखिर क्यों फेंक दिया गया? क्योंकि जब आप खुले में आप फेंकेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर खतरा वैसे भी रहेगा। नष्ट करने के नियमों की फैक्ट्री ने अनदेखी की और यह फैक्ट्री की तरफ से लापरवाही सामने आई, इसलिए उस फैक्ट्री पर जाहिर तौर पर शिकंजा कसना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। चलिए अब एक और